हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फैमिली लॉ सेकंड से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत उत्तराधिकार निम्न किस प्रकार का हो सकता है। तो आपको याद रखने की आवश्यकता है भाई, मुस्लिम विधि के अंतर्गत उत्तराधिकार जो है दो प्रकार का हो सकता है। देखिए, वसीयती भी हो सकता है और निर्वसीयती भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन दो प्रकार का, ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। उत्तराधिकार वसीयती भी हो सकता है और निर्वसीयती भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि मुस्लिम उत्तराधिकार विधि के सामान्य लक्षण हैं। तो मुस्लिम उत्तराधिकार विधि के सामान्य लक्षण जो है यहाँ पर ये सभी हैं, मतलब ए बी सी में जो कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। और अब यहाँ पर हम ए बी सी में जो कहा है उसको ध्यान से देख लेते हैं। देखिए, मुस्लिम उत्तराधिकार विधि के सामान्य लक्षण हैं। तो ए में कहा है कि संयुक्त पारिवारिक संपत्ति का न होना, एक तो ये लक्षण हो गया। फिर दूसरा कि जन्म से संपत्ति में अधिकार नहीं। ठीक है, फिर तीसरा कहता है कि बिना वसीयत मृत्यु की स्थिति में संपत्ति का तुरंत उत्तराधिकारियों में व्यस्त होना। ठीक है, ये सभी मुस्लिम उत्तराधिकार विधि के सामान्य लक्षण हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है, जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं ए बी सी में क्वेश्चन नंबर दूसरे में, उनको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है कि निम्न किन परिस्थितियों में, ठीक है, व्यक्ति उत्तराधिकारी होने के बाद भी उत्तराधिकार को प्राप्त करने से अपवर्जित किए गए हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। देखिए, हत्या की परिस्थिति में एक तो ये हो गया, ठीक है, और दूसरा धर्म या अधर्मजता की परिस्थिति में, अधर्मजता की परिस्थिति में। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, इन दोनों में। ठीक है, इन दोनों परिस्थितियों में व्यक्ति उत्तराधिकारी होने के बाद भी उत्तराधिकार को प्राप्त करने से अपवर्जित किए गए हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहता है कि जो शिशु निर्वसीयत की मृत्यु के समय गर्भ में स्थित था, ध्यान से सुनिएगा, तथा बाद में जीवित उत्पन्न हुआ, ठीक है, मुस्लिम उत्तराधिकार विधि के अंतर्गत उसे, ठीक है, उसे उत्तराधिकार के विषय में उसके वही अधिकार होंगे जो उसके होते यदि वह निर्वसीयत की मृत्यु के पूर्व उत्पन्न हो गया होता। ठीक है, यहां पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, जल्दबाजी नहीं। ठीक है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, सारे क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि उत्तराधिकार विधि को समझो और उसे लोगों को बताओ, क्योंकि लाभप्रद ज्ञान का वह अर्धांश है। ठीक, तो मुस्लिम उत्तराधिकार विधि के संबंध में यह कथन निम्न में से किसके द्वारा किया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, पैगंबर मोहम्मद द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत, ठीक, ओल का सिद्धांत इनमें से किससे संबंधित है। तो आपको याद रखना है, उत्तराधिकार से संबंधित है। ठीक, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि सुन्नी विधि के अंतर्गत, ठीक है, उत्तराधिकारियों की श्रेणियां हैं। तो सुन्नी विधि के अंतर्गत जो है उत्तराधिकारियों की श्रेणियां क्या हैं।
हिस्सेदार भी, अवशिष्ट ग्राही भी और दूरस्थ नातेदार। ठीक है, तो ये तीनों होंगे। यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। मतलब सुन्नी विधि के अंतर्गत जो उत्तराधिकारियों की श्रेणियां है ना, वो हिस्सेदार है, अवशिष्ट ग्राही है और दूरस्थ नातेदार है। तो यहाँ पर ये तीनों, तो डी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि मौलिक उत्तराधिकारी कभी भी उत्तराधिकार प्राप्त करने से वंचित नहीं होते हैं। ठीक है, निम्न में से इनके उदाहरण हैं। तो आपको यहाँ पर उदाहरण बताने हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है पिता या माता, पुत्र या पुत्री, पति या पत्नी। यहाँ पर ये सभी होगा, डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, उदाहरण क्या है कि पिता या माता हो सकता है, पुत्र या पुत्री भी हो सकती है, या पति या पत्नी भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि वे नातेदार जिनका अंश निश्चित नहीं है परंतु हिस्सेदारों को हिस्सा मिलने के पश्चात जो अवशेष रहता है उसे पाने के वे हकदार हैं, वे कहलाते हैं। तो आपको याद रखना है अवशिष्ट ग्राही कहलाते हैं। बी ऑप्शन सही है यहाँ पर आपका। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि दूरस्थ नातेदार तब तक मृतक से उत्तराधिकार पाने के हकदार नहीं होते हैं जब तक अवशिष्ट ग्राही हों या पति या पत्नी के अतिरिक्त हिस्सेदार हों। उपरोक्त कथन सत्य है या असत्य है, या फिर निराधार है या इनमें से कोई नहीं? तो उपरोक्त कथन सत्य है, ए ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि सिया विधि के अंतर्गत, ठीक है, उत्तराधिकारियों को निम्न किन वर्गों में बांटा जाता है? तो आपको याद रखना है ये दोनों, मतलब रक्त से संबंध उत्तराधिकारी और विवाह से संबंध उत्तराधिकारी। ठीक है, इन दोनों वर्गों में बांटा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि सिया उत्तराधिकार विधि के अंतर्गत रक्त से संबंधित उत्तराधिकारियों को कितने समूहों में विभक्त किया गया है? तो 3 समूहों में, 3 समूहों में विभक्त किया गया है, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि किसी मुसलमान की संपत्ति का कोई हिंदू उत्तराधिकार नहीं हो सकता। यह निम्न में से किस वाद में अभिनिर्धारित किया गया है? तो आपको वाद याद रखना है चिदम्बरम बनाम मानेयन वाद में। ठीक है, वाद याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि मुस्लिम विधि के अनुसार गैर मुस्लिम व्यक्ति किसी संपत्ति को उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं कर सकते हैं, परंतु जाति निर्योग्यता निवारण अधिनियम 1850 के द्वारा इस विधि में परिवर्तन हुआ है एवं अब गैर मुस्लिम नातेदार किसी मुस्लिम की संपत्ति को उत्तराधिकार में प्राप्त करने से वंचित नहीं हो सकेंगे। उपरोक्त कथन, आपको बताना है कि उपरोक्त कथन सत्य है या असत्य है। तो ये पूर्णतया सत्य है। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। देखिए ये जो क्वेश्चंस आपको मिले हैं ये छूटे हुए टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो इसलिए कोई भी टॉपिक छूटे ना, इसलिए
आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स लोग भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। ठीक है, और चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस तैयार करिए। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।